औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग अपने घर वालों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ खैरियत से और महफूज होंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सीरा सरफ अकबर है और मैं हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो हमारे वेबिनार का टॉपिक है वो काफ़ी, हम इसको सेंसिटिव भी कह सकते हैं। सेंसिटिव इस वे में है कि अभी तक हम लोग इस पर डिस्कस करना, इसके ऊपर बात करना या इस चीज़ को समझना जो है टैबू समझते हैं कि अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी के बारे में हम अपने फैमिली में, अपनी फ्रेंड्स में या इवन के डॉक्टर से भी डिस्कस करते हुए अवॉइड करते हैं। और ये बीमारी है ब्रेस्ट कैंसर की। हमारे पास हर साल माह अक्टूबर के महीने में हम लोग ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट करते हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो हमारी स्पेशली फीमेल्स हैं उनको इस ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस दी जाए, उनको आगाही दी जाए, उनको बताया जाए कि अगर ये ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत या फिर मर्ज उनको लाहक हो जाता है तो उनको किस तरीके से इसको जो है ट्रीट करना है और किसकी क्या क्या मैनेजमेंट हो सकती हैं। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में जो है खवातीन में सबसे ज्यादा जो है जो जिस कैंसर की शरह सबसे ज्यादा है वो ब्रेस्ट कैंसर है। और अभी भी एक एस्टिमेटेड के जो हमारे पास एक आदादो शुमार है उसके मुताबिक 10 में से 1 खातून यानी कि हर 10 में से एक औरत को जो है ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत अपनी जिंदगी के किसी भी मरहले में हो सकती है। तो आज हम जो है इसी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से डिस्कस करेंगे और इस ब्रेस्ट कैंसर जैसे सेंसिटिव मौजू पर हमारे साथ आज बात करने के लिए जो हमारे पास साथ एक शख्सियत मौजूद है, उनका नाम है डॉक्टर फरिया उस्मानी। शी इज MBBS FCPS एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट जनरल ब्रेस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, OMI एंड ब्रेस्ट हर्निया एंड ओबेसिटी सर्जरी सेंटर। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं मैडम आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी क्योंकि मेरा भी मोटो यही है कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस हो, बिकॉज इट्स अ वेरी, जिसे कहते हैं ट्रीटेबल एंड क्यूरेबल डिजीज अगर टाइमली डायग्नोज हो जाए तो। बिल्कुल। हम आपको हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के पेज से जो है खुशामदीद कहते हैं। और ये कि सबसे एक अहम बात भी मैं बताती चलूँ कि जो लोग हमें हमारे हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फेसबुक पेज से लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग भी इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके जहन में भी अगर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से किसी किस्म के सवालात हों, किसी किस्म की जो है क्वेरी हो, वो उनकी फैमिली में किसी को जो है अगर ये इशू हो तो वो आज हमसे शेयर करें। और मैडम हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरिया उस्मानी। हम आपके जो है जितने भी आपके सवालात होंगे उनका हम आपको जवाब देंगे। मैडम सबसे पहले तो ये कि हमें आप ये बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है और ये जो है किस तरीके से जो है ये लोगों में होता है और इसके जो है बेसिकली कॉजेस क्या क्या होते हैं। देखिए, कैंसर अगर किसी के डेथ सेंटेंस पर दे दिया, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे कैंसर्स जो हैं काबिल इलाज है, उसमें वन ऑफ द बेस्ट जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है। और उसकी वजह से जो है ये होता है, कैंसर क्या है, ये एबनॉर्मल ग्रोथ है जो टिश्यू सेल्स की, और जो कि लेके बनाता है, एक ग्रोथ बना देता है, कैंसर बना देता है। 90% इसका रीजन जो होता है वो जेनेटिक होता है। 10% में और अदर कॉजेज आते हैं, जिसमें एक तो नली पेरिस वुमेन जिनकी शादी नहीं हुई होती है, उनमें ज्यादा कॉमन है ये। जिनकी अर्ली मेनार्की यानी पीरियड्स जल्दी शुरू हो जाते हैं और लेट मीनोपॉज होता है, उनमें कॉमन है। खवातीन जिनके बच्चे जो हैं वो लेट एज में होते हैं या ब्रेस्ट फैट नहीं होते हैं, वो खवातीन जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है सबसे ज्यादा, कि ये सब चीजें जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं ब्रेस्ट कैंसर के होने में। बट फैमिली हिस्ट्री जो है वो इस वक्त सबसे टॉप मोस्ट फैक्टर है इसका, कि इसकी वजह से होता है। और ये ना समझें कि सिर्फ फीमेल्स में होता है, ठीक है, शरह कम है, 1% मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है।
जी अच्छा, अब ये कि ब्रेस्ट कैंसर की जो है मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, कि अगर हम कहें कि अगर हम इसकी मुख्तलिफ टाइप्स के हवाले से जो है इनकी डिस्कस करना चाहें। जी टाइप्स, एक तो वो होती है कि लोब्यूलर कार्सिनोमा है, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा है, इन्वेसिव है, नॉन इन्वेसिव है, स्क्लेरोस है। बट ये कि सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा है वो मिसडायग्नोस्ड होता है, और वो उसका हाँ प्रोग्नोसिस इज बैड, उसकी मतलब बुरी है, क्योंकि वो एब्सेस के तौर पे उसे कंसिडर करते हैं और वो इन्फ्लेमेटरी होता है, उसकी प्रोग्नोसिस जो है वो 6 मंथ्स है। बाकी जो और किस्म के जितने भी कार्सिनोमा है, कि डक्टल कार्सिनोमा है, लोबुलर कार्सिनोमा है, इन सब की प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छी है। अगर स्टेज 1 पे हो तो 100% है, स्टेज 2 पे 90%, स्टेज 3 पे 70%, इवन स्टेज 4 पे भी 22% है। तो ये अगर टाइमली डायग्नोज हो जाए तो इसका तो बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। अब इनकी अलामतें क्या होती हैं कि जिसपे आप कहें, अलामतें सारे सिवाय एक इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा के, कि जिसपे वो सिर्फ एक लाल सूजा हुआ और पस की तरह लग रहा होता है। बाकी तमाम कैंसर्स की अलामतों में जो होता है कि गुठली होती है जो कि पेनलेस होती है ज्यादातर, और लोग उसको कंसिडर करते हैं ये तो कुछ नहीं कर रही, ना दर्द कर रही है, हमें तो महसूस भी नहीं हुई, हमें पता भी नहीं चली। उसके अलावा उसके जब वो और आगे बढ़ता है तो उसकी स्किन के ऊपर लाली आती है, या उसकी प्यूडी ऑरेंज ऑरेंज पील की तरह की शक्ल हो जाती है, जैसे कि एक ऑरेंज का छिलका होता है कि सुराख सुराख से हो जाते हैं। निपल से ब्लडी डिस्चार्ज आ सकता है, ब्लड आ सकता है। इसके अलावा बगल में गांठ महसूस हो सकती है। बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मांस फट जाता है, फंगेट हो जाता है, और अल्लाह ना करे लेकिन ये कि उसमें कीड़े भी पड़ सकते हैं। ये हैं जो बेसिकली इसकी अलामतें हैं और इसकी प्रेजेंटेशंस हैं। बाकी जो टाइप्स मैंने बताई कि डक्टल और लोबुलर और इन्फ्लेमेटरी, ये सारी जो है जब तक इसकी बायोप्सी ना हो या लंप निकल के ना जाए हिस्टोपैथोलॉजिकली, तब तक के आप उसको नहीं बता सकते कि कौन सी टाइप ऑफ कैंसर है। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल है जो हम फीमेल्स के जहन में होते हैं, कि हम इस चीज को आइडेंटिफाई कैसे करें, कि हाउ हाउ विल आई नो द स्टेज एंड सिविरिटी ऑफ माय ब्रेस्ट कैंसर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई भी गांठ आपको महसूस हो रही है, हर महीने हर औरत को चाहिए 16 साल की उम्र से ऑनवर्ड्स के पीरियड्स जिस दिन फिनिश होते हैं अपनी छाती का मुआयना करें, इसे हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं, और अपनी बगल को का मुआयना करें। उसमें ये होता है कि अगर कोई छोटी सी भी चीज है, छोटी भी गांठ है, हाँ मैं ये कहती हूँ कि हर गांठ कैंसर नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, लेकिन अगर आपको महसूस होती है तो आप किसी भी सर्जन, ब्रेस्ट सर्जन के पास जाएं और उसे बताएं। अगर तो उसको लगेगा कि ये कुछ इस तरह की गांठ है तो वो उसको वो करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, हिस्ट्री होती है इसकी। बाकी इन्वेस्टिगेशंस में अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राम होता है, और हिस्टोपैथोलॉजिकली बायोप्सी होती है। अब एक सवाल ये भी होता है कि अल्ट्रासाउंड हर एक को, ये नहीं कि 16 साल की लड़की को हम जो है वो मैमोग्राम लिख के दे देंगे। मैमोग्राम यूजुअली अबव द एज ऑफ 30-35 होता है, क्योंकि उस वक्त डेंस ब्रेस्ट होते हैं, सिर्फ अल्ट्रासाउंड की ईल्ड अच्छी आती है, मैमो की ईल्ड अच्छी नहीं आती है उसके लिए। और फिर बायोप्सी, बायोप्सी से डरना नहीं चाहिए कि पता नहीं बायोप्सी होगी तो क्या हो जाएगा। ट्रू कट बायोप्सी जो है वो बेस्ट है। एफएनएसी थोड़ी बहुत जो है ना उसमें फॉल्स नेगेटिव जरूर एलिमेंट्स आ गए हैं, तो ट्रू कट बायोप्सी में आपको सेल टाइप भी पता चल जाती है, रिसेप्टर स्टेटस भी पता चल जाता है, तो वो करवा लेना चाहिए और डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और सेकेंडली ये कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो जेनेटिक टेस्ट जैसे BRCA1 जीन, BRCA2 जीन का टेस्ट करवा लेना चाहिए। स्पेशली इन फीमेल्स को चाहिए कि कम से कम साल में एक दफा जाके डॉक्टर को दिखाएं, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 35 एट 40 ईयर्स। और उसके बाद जो है अगर डॉक्टर जरूरी समझेगा तो वो आपको एडवाइस करेगा मैमोग्राम, वरना स्क्रीनिंग मैमोग्राम आफ्टर द एज ऑफ 40 जो है एवरी 2 ईयर्स करवाना चाहिए फीमेल्स को। एक और सवाल भी बहुत सारे लोगों के जहनों में होता है। अभी हमारे पास हमारी एक व्यूअर हैं जो अभी हमारे फेसबुक पेज से हमें लाइव सुन भी रही हैं, देख भी रही हैं, मिस रिमशा जाहिर अली शाह।
उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा है, अगर किसी फीमेल को अगर कोई उनकी कोई केस हिस्ट्री ना हो, उनके एंसेस्टर्स में या उनके पेरेंट्स में किसी को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके हिस्ट्री के अलावा ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं कि जो आगे जाकर किसी भी फीमेल में जो है ये ब्रेस्ट कैंसर को डेवलप कर सकते हैं? मैंने जैसे कि बताया ना कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है, मोटापा है, ओबेसिटी है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल है, ये सारी चीजें जो हैं वो उनमें उनका पॉजिटिव फैक्टर हो सकती हैं। दूसरी चीज, आपने एक सवाल पूछा था कि स्टेज कैसे पेशेंट कर सकता है कि कौन से स्टेज पर है। तो देखें, स्टेजिंग बेसिकली हमारी होती है हिस्ट्री से, एग्जामिनेशन से, इन्वेस्टिगेशन से। इन्वेस्टिगेशंस में सिर्फ ये नहीं, ये तो ठीक है डायग्नोसिस के लिए कि अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राम, बायोप्सी करवा ली। स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस अलग होती हैं। स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस में जैसे कि आपने सीटी चेस्ट करवाना होता है कि लंग्स में तो कोई मेटास्टेसिस नहीं है, लिवर में है तो अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, बोन के लिए बोन स्कैन। और दूसरी बात ये कि एक ये कि अगर ब्रेन में होता है तो सीटी ब्रेन करवाना होता है। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं कि कोई पेशेंट जाए और खुद ही ये सारे टेस्ट करवा ले और करके आ जाए। ये जाहिर है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन की अपनी वैल्यू है कि उसके अकॉर्डिंगली देखते हुए डॉक्टर एडवाइस करता है कि कब क्या चीज़ ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर लंप वाले, गांठ वाले पेशेंट को कहा जाए कि तुम ये सारी टेस्ट करवा कर आओ। जिसमें हमें लगेगा, जिसमें कैंसर डायग्नोज होगा और जिसमें ये लगेगा कि अब नाउ वी हैव टू स्टेज द डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, उसमें वो करेंगे। पेशेंट को नहीं होता कि पेशेंट ये सोचे, पेशेंट को तो जैसे ही महसूस हो, देखिए एक आम तौर पे कहा जाता है ये जो लंप है 4 इयर्स लेता है अराउंड के पूरा फुल डेवलप होने में। और जब मेरे पास आते हैं पेशेंट्स जिनके 5-8 सेंटीमीटर्स के लंप होते हैं, ऑब्वियसली कि ये नहीं होता कि जैसे कहते हैं 4 दिन में हो गया, 5 दिन में हो गया। ये हो सकता है कि आपने लैक ऑफ एग्जामिनेशन किया हो या फिर आपने किसी को उसकी तरफ बताया नहीं हो, क्योंकि फीमेल्स हाइड करती हैं, किसी बताती नहीं है घर में। और उसके मुख्तलिफ बहाने बनाती हैं कि जैसे बच्चे का सर लग गया, मैं दरवाजे से टकरा गई थी, या मैंने टाइट ब्रा पहन ली थी और हम यही सोचते रहे। मतलब इस तरह के लोगों के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बिल्कुल यही बात है ना मैडम कि अभी तक जो है हमारे माशरे में इस चीज़ के डिस्कस करना, इस चीज़ के ऊपर अगर हमारे इवन के हम अपना हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे भी हम जो इस चीज़ को डिस्कस करने से जो है हमारी स्पेशली फीमेल्स जो है अवॉइड कर रहे होते हैं। बहुत अवॉइड करती हैं, नहीं बताती हैं। जी। अच्छा, एक चीज और कि जैसे इसमें अगर खुदा ना खास्ता किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको वो आइडेंटिफाई भी हो जाता है कि इनको ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसके ट्रीटमेंट के या वो किस स्टेज पर जाकर उसको जो है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, या आफ्टर 3 और 4 स्टेज उसकी जो है ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होती है, तो इसकी जो है ट्रीटमेंट के कितने चांसेस होते हैं? देखिए, ट्रीटमेंट हर स्टेज पर है, लेकिन उसके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो हर स्टेज के लिहाज से डिफरेंट हो जाते हैं और हर स्टेज के लिहाज से ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता है। आप स्टेज 1-2 पे करें तो हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन पे भी जा सकते हैं, यानी कि हमने सिर्फ लंप निकाला, उसकी जो मार्जिन थी वो एक्साइज की और एक्सिलरी सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी की। सेंटिनल लिम्फ नोड हम उसे कहते हैं फर्स्ट लिम्फ नोड जो अकर होती है, वो हम मेथिलीन ब्लू डाई से भी डिटेक्ट कर सकते हैं, वो हम गामा प्रोब से भी कर सकते हैं। इन केस के अगर किसी के पास ये सब भी फैसिलिटी नहीं हो तो 4 नोड सैम्पलिंग करते हैं कि हम तीनों लेवल से नोड्स लेके वो सैंपल करवाएं। ये भी एक तरीक़ाकार है। लेकिन आप अब स्टेज 2 तक भी हम ये करते हैं। इसके बाद कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी लाजमी है। बहुत से लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब हमने ऑपरेट करवा लिया तो फर्दर थेरेपी की क्या जरूरत है। कीमोथेरेपी इसलिए चाहिए होती है कि वो आपके जो फर्दर माइक्रोमेटास्टेसिस यानी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो और ऑर्गन्स में जाके सेल डिपॉजिट होंगे उनको वो एक तरह से किल करती है। रेडियोथेरेपी लोकली उसे बर्न करती है और हार्मोनल थेरेपी जो आपका रिसेप्टर स्टेटस है उसको मतलब एक तरह से ब्लॉकिंग करती है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स आई एम सेइंग लाइक दैट।
और सेकंड ये कि स्टेज 3 और 4 है, हम न्यू एडजुवेंट भी देते हैं और सैंडविच थेरेपी, यानी पहले कीमोथेरेपी देंगे, फिर ट्यूमर साइज रिड्यूस करेंगे, देन अगेन कीमोथेरेपी देंगे, हम ये भी दे सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी करनी पड़ती है, यानी छाती रिमूव करके और बगल तक के वोटूर की सफाई करनी पड़ती है। अब लोग ये डरते हैं कि नहीं, अगर मेरा ब्रेस्ट निकल गया तो मैं अधूरी औरत कहलाऊंगी, मेरा कॉन्फिडेंस शेटर हो जाएगा, मैं जॉब नहीं कर सकती, फैमिली को फेस नहीं कर सकती। तो देखें, अगर आप जिंदा है ना तो हर चीज के वेज है। लाइक ये कि उसके अंदर हम लेटिस्मस डोर्साई या ट्रायम्फ फ्लैप भी लगा सकते हैं, फैट ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, सिलिकॉन जेल इम्प्लांट भी कर सकते हैं, जो कि फील में देखने में सब कुछ नॉर्मल होता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट कोई नहीं कह सकता कि इनकी मेस्टेक्टमी हुई है। इतना प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो हो सकते हैं। सेकेंडली ये कि जो लोग पब्लिक सेक्टर में भी होते हैं, जो लोग बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं करवाना चाह रहे, वो अपनी कस्टमाइज्ड ब्राज आती हैं जिसको पहनने के बाद भी नहीं फील होता। वरना एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि यू कैन पुट अ कुशन लाइक थिंग इन योर ब्रा। मतलब वही बात है ना कि इफ यू आर अलाइव यू कैन डू एनीथिंग। दूसरे कीमोथेरेपी से लोगों को ये डर होता है कि जी मेरे बाल झड़ जाएंगे, मैं गंजी हो जाऊंगी, मेरे नेल्स ब्लू हो जाएंगे, नोजिया वोमिटिंग होगा। मैं भी कहती हूँ हाँ होगा, सब कुछ होगा, बट पहले से बेहतर बाल आएंगे, नेल्स भी विद टाइम आपके कवर हो जाएंगे, और नोजिया वोमिटिंग भी अब ऐसी मेडिकेशंस आ गई हैं कि जिनसे आप उसको कोप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, अपनी लाइफ की वैल्यू करें, लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझें। जब तक एक बंदा जिंदा है ना तो कोई, अव्वल तो बाल आ जाएंगे, नहीं आते आप विग पहन लें, नहीं आते आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लें, बट देयर आर सो मेनी वेज। मतलब मैं उस लिहाज से कह रही हूँ। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक जिंदगी की अहमियत आपके हेयर से या आपकी स्किन से ज्यादा नहीं है। आपको अपनी जो है ना जो जिंदगी की वैल्यू है, देखिए मैडम मैं भी इस चीज को जो है मैं जो है ऑब्जर्व कर रही होती हूँ कि इर्द गिर्द लोगों को अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें एक तो हमारी जो है फैमिली का रोल भी होता है कि आपकी बेशक फैमिली किस बिल्कुल हद होता तक है। आपको जो है सपोर्ट कर रही है। मोरल सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसमें बेशक उसमें उसमें अक्सर औकात हमारी कुछ फैमिली की तरफ से भी जो है एक बैरियर आ रहा होता है। अभी अभी जैसे आपने जो बताया कि भाई फिर वो एक फीमेल को फीलिंग होती है कि मैं एक अधूरी औरत के रूप में सामने आऊंगी। तो उसमें अगर हम उनको जो है थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल की भी उसको काउंसलिंग की बहुत काउंसलिंग जरूरत की जो है होती है। जरूरत होती है। तो अगर हम आप इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हमें हमें बताइए। देखें, एक तो ये कि ना मैं पेशेंट की फैमिली से भी काउंसलिंग करती हूँ उसके बारे में, चाहे पेशेंट किस तरह से, क्योंकि एक तो पेशेंट पहले ही एक तरह से शॉक की स्टेट में होता है, डिप्रेशन में होता है, फिर उसके बहुत सारी वहम जो समटाइम्स के उनकी फैमिली नहीं करती ऐसी, लेकिन उसके जहन में खुद साख्ता होते हैं कि मैं ऐसी हो जाऊंगी तो मेरा हस्बैंड ये सोचेगा, मेरा हस्बैंड ये करेगा, या वो दूसरी शादी कर लेगा, या पेरेंट्स की तरफ से, या लोग मुझसे भागेंगे। बहुत से लोग इसे छूत की बीमारी भी समझते हैं कि ना ये लग जाएगी, बच्चों को दूर कर दो, इनको अकेले कमरे में कर दो। एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, ये लगने वाली बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। दूसरे, मैं लोगों के घर वालों को, उनके रिलेटिव्स को, स्पेशली जो उनके सराउंडिंग में होते हैं, जैसे कि किसी के हस्बैंड या माँ बाप या बच्चे या बहन भाई, हम सबको ये काउंसिल करती हूँ कि देखो बेटा, तुम्हारे लिए ये बंदी इम्पोर्टेंट है, या इसके बाल इम्पोर्टेंट है, या इसकी शक्ल इम्पोर्टेंट है, या इन बच्चों के लिए जो ये मदर रोल प्ले कर सकती है कोई दूसरा नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि ये 100% फंक्शनल होगी, आपके दरमियान ऐसे ही हंसेगी। और बहुत से लोग तो कॉस्मेटिकली सिलिकॉन जेल इम्प्लांट्स डलवा लेते हैं जिन्हें कोई ब्रेस्ट कैंसर का इशू भी नहीं होता। तो लाइफ गोज ऑन। तो इस चीज को इस तरह से नहीं लेना चाहिए, ना ये आपके बच्चों को लगने वाली बीमारी है कि इनको दूर कर दें या इनको और साइकोलॉजिकली डिप्रेस कर दें कि मैं मतलब सोसाइटी में नहीं जा सकती, मूव नहीं कर सकती, लोगों से नहीं मिल सकती, बच्चों को छू नहीं सकती, या मेरे बर्तन अलग हैं। ये सब नहीं होता। ये बातें अच्छी तरह समझा देना चाहिए कि इट इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। और ब्रेस्ट कैंसर ठीक है कि बहुत कॉमन है, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड है, मगर
अल्लाह ना करे कि किसी को कैंसर हो, मगर कैंसर में ये सबसे, जिसका ट्रीटेबिलिटी और क्यूरेबिलिटी रेट है वो सबसे ज्यादा है। अगर टाइमली हो जाए तो लोग अपनी जितनी लाइफ है उतना लाइफ स्पैन है बहुत हेल्थी गुजारते हैं, सिर्फ उनको फॉलो अप करना होता है एवरी ईयर, अदरवाइज उनके ये डिजीज खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप लेट करके आएंगे तो ऑब्वियसली हर चीज जब लेट स्टेज में होती है, वो तो अगर कोई और भी डिजीज हो लेट स्टेज में उसकी प्रोग्नोसिस पुअर होती है। तो इसी तरह से है कि आप इसको वो करें। और ये डिफरेंट, ये फैमिलीज को भी अच्छी, तो ये सिर्फ उन पेशेंट्स को नहीं सुनना चाहिए, ये फैमिलीज को भी सुनना चाहिए, ताकि वो अपने इर्द गिर्द अपने घर वालों को मोटिवेट करें। बल्कि अगर कोई बाहर का शख्स इस तरह की बात करे तो उसे वो खुद शटअप कॉल दें कि नहीं, हमारे लिए ये बंदा इम्पोर्टेंट है। और दूसरे ऑफिसेज में या वर्क प्लेसेस पे भी ऐसे लोग होने चाहिए जो इन चीजों को मोटिवेट करें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे लोग ये सेमिनार करते हैं, उसके थ्रू बहुत सारे लोगों को ये बातें पता चल जाती हैं। या ये मंथ जो है अक्टूबर का इस चीज को डेडिकेटेड है फॉर ब्रेस्ट कैंसर। एक तरह से ये ट्रीटेबल है ना, जैसे सीए पैंक्रियाज है आजकल, अब भी उसकी जो है प्रोग्नोसिस पुअर है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक कैंसर की, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर की प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कि बंदा जो है ना जब कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है, और वो कर सकता है। और जो लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन्हें चाहिए कि जो लोग नहीं भी देख रहे हैं, उनके कांटेक्ट में लोग हैं, उनको एक्सप्लेन करें, उनके साथ ऐसा नॉर्मल पे, ये नहीं कि वो पार्टी में जाएं तो लोग ऐसे घूर घूर कर उनको देखें कि वो खुद एम्बेरस फील करें, बल्कि उनको ऐसे ले टेकन एज नॉर्मल। जिस भी पोजीशन जो होल्ड करते हैं तो उनको नहीं, नहीं आप उठे नहीं, आप बैठे नहीं, आप हिले नहीं, दैट इज टोटली रॉन्ग। क्या नॉर्मल पर्सन है वो? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसको हमें जो है ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस, कि जो लोग अभी हम्म। हमें यहाँ से हाशमानी हॉस्पिटल के फेसबुक पे से लाइव हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी चाहिए। और क्योंकि देखें, ये पूरा महीना ही माह अक्टूबर का महीना जो है ये ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए होता है। तो जितना हम इसके हवाले से लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे, उतने ही ज्यादा हम इस अपने जो है माशरे से इस कैंसर को जो है खत्म कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर फरिया, एक चीज और भी होता है कि जो है हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को सिर्फ फीमेल डिजीज से एफिलिएट कर रहे होते हैं। नहीं, मैंने हालांकि जैसे शुरू में ही कहा था कि ये 1% मेल्स में भी होता हाँ, है, तो थोड़ा ऐसा सा आप नहीं इसको है। भी मजीद अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा, कि अगर देखिए कि मेल में मेल्स में, होता है हाँ, जी, तो उनको किस तरीके से वो इस चीज को खुद जो है आइडेंटिफाई करें, या उनको भी जो है एज अ फीमेल जिस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, अपने टेस्ट करवाते हैं, तो मेल में किस तरीके से इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। देखें, एक हर इंसान को अपने से ब्रेस्ट नहीं, अपनी हर बॉडी पार्ट से अवेयर होना चाहिए। मतलब उसे खुद भी पहले ना फील करके देख के देखना चाहिए। और कोई भी गांठ या गिल्टी महसूस होती है, मास लम्प कुछ भी महसूस होता है, तो उसको ये नहीं कि छोड़ देना चाहिए कि ये तो मुझे पेन नहीं कर रहा, तकलीफ नहीं दे रहा, बस ऐसे ही हो गया होगा। अगर कोई चीज बिनाइन है या कोई बेजरर सी चीज है तो किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ऑब्वियसली यही कहेगा कि बेजरर है। हम्म। लेकिन आपने उसको जाके लेकिन प्रॉपर कंसल्टेशन करनी चाहिए, गो टू सम ब्रेस्ट सर्जन और जर्नल सर्जन। ये नहीं कि मतलब मैं किसी को वो नहीं कह रही, लेकिन ये कि जिसकी फील्ड है, जैसे हमारे अगर बोन में कोई इशू है तो हम ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, इसी तरह ब्रेस्ट के उसके पास जाना चाहिए। और ना खुद अपना एग्जामिनेशन भी देखना चाहिए। फिर जब आप ब्रेस्ट सर्जन के पास जाएंगे तो वो खुद उसको फील करेगा उस, और डिफरेंट टेस्ट करवाएगा। उनके भी उसी तरह सारे टेस्ट होते हैं जैसे फीमेल्स के टेस्ट होते हैं, और उनका भी ऑपरेट होता है। ऐसा नहीं है कि उनका ऑपरेट नहीं होता, बल्कि उनका भी ऑपरेट होता है। और जितना देखें, इसका मेन एक वो है कि जितना जल्दी अर्ली डायग्नोस होगा कैंसर, उतने अच्छे रिजल्ट्स होंगे। चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल में हो, किसी भी चीज को आप बढ़ाकर जाएंगे तो उसके रिजल्ट्स पुअर होते हैं। अदरवाइज उसके भी होता है। और ये पेनलेस लंप होता है इसलिए लोग तवज्जो नहीं देते, बस होगा छोड़ो, मुझे दर्द नहीं हो रहा, तकलीफ नहीं हो रही, क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और भी है कि कुछ लोगों के जहन में ये सवाल होते हैं कि अगर उनकी ब्रेस्ट कैंसर की उनको कोई इश्यू था और उनकी ट्रीटमेंट हो गई है, तो आफ्टर ट्रीटमेंट उनको वो जो है प्रेग्नेंट हो सकती हैं, या उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो किसी भी जो है बेबी देखिए को 2 इयर्स के कर बाद सकें। कंप्लीट ट्रीटमेंट उसमें उनमें चांस होता है
प्रेगनेंसी होने का। कुछ लोगों में होता है कि इनफर्टिलिटी आ जाती है, लेकिन मेजॉरिटी में ये कि वो आफ्टर 2 इयर्स प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो ये उनमें जो है आफ्टर ये इसके साइड साइड इफेक्ट होते हैं कि अगर हमने ये ब्रेस्ट कैंसर ड्रग्स के ट्रीटमेंट साइड किया। इफेक्ट होते हैं, नॉट ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर, बट जो हम कीमोथेरेपी देते हैं उसके होते हैं ये साइड इफेक्ट्स। ओके। अच्छा, तो मैम इसके अलावा भी और कौन कौन से साइड इफेक्ट्स उनको हो सकते हैं जो आफ्टर कीमोथेरेपी या आफ्टर ट्रीटमेंट उनको जो है काफी आती है कि फौरी तौर पर कौन से साइड इफेक्ट सामने आ सकते हैं या आफ्टर सम लॉन्ग टाइम उनको जो है किसी ऐसे हैवी देखिए साइड इफेक्ट्स फौरी तौर वगैरह पे तो सामने आना वही है सकते कि हैं। ना बाल झड़ जाएंगे, आपके नेल्स ब्लू हो हम्म। जाएंगे, मुंह पक जाएगा, नोजिया वॉमिटिंग होगी और भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, वीकनेस फील होगी। ये फौरी इफेक्ट्स होते हैं। हम्म। जो लेट इफेक्ट्स में ये होता है कि किसी में इनफर्टिलिटी आ जाती है, मगर फ्यू में, ये नहीं कि 100% में। और सेकेंडली ये कि कुछ के जो है पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं। जो मेन ओके। जो जिनसे कंसर्न होती हैं फीमेल्स, वो ये होते हैं। हम्म। अदरवाइज तो ऐसा अल्लाह का शुक्र है कि कोई इतना नहीं। अच्छा, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, आयशा शहजाद है, वो पूछ रही है कि कीमोथेरेपी के बाद भी जो है सर्जरी जरूरी होती है। जी बिल्कुल, अगर सैंडविच थेरेपी है तो सर्जरी उसके बाद भी जरूरी है, क्योंकि वो हम बल्कि उसकी मार्कर लगा देते हैं, क्लिप्स लगा देते हैं, और हम उसके लिहाज से फिर करते हैं। करवानी अच्छा। चाहिए सर। अच्छा, एक चीज और अभी जैसे आपने आपने ये चीज तो बताई, मेरे ये एक सवाल था उस टाइम के, लेकिन इसका जवाब आपने जो है अपने उस वाले जवाब में दे दिया कि हाउ क्विकली डू आई नीड टू मेक अ डिसीजन, कि हमें कितनी जल्दी इसका जो है फैसला करना चाहिए कि हमें ब्रेस्ट जो है इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम एज सून एज इसमें फेल पॉसिबल, कर एज जाए। सून एज पॉसिबल। और बेस्ट रिजल्ट आते हैं कि अगर आपकी बायोप्सी हुई है उसके विद इन 15 डेज आप जो भी कंप्लीशन पे कंप्लीट उस पे चले जाएं। और अगर कोई अगर शख्स कोई अगर फीमेल या मेल अगर उसको जो है ट्रीटमेंट नहीं करवाए तो उसके क्या नुकसानात या मुझे क्या कॉम्प्लिकेशंस आगे मर्ज होंगे। बढ़ता चला जाता है। वो पहले पूरे ब्रेस्ट को इन्वॉल्व करेगा, बगल के वजूद में जाएगा। उसके अलावा जो है ना, ये नेक के लिम्फ नोड, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड से जो हमारी हड्डी होती है इसके ऊपर के लिम्फ नोड्स, वो इन्वॉल्व होंगे। अदर साइड ऑफ द ब्रेस्ट होगा, मतलब अदर ब्रेस्ट होगा। बोन पेन होगा, बोन में चला गया। लंग्स में काफी अगर लंग्स में गया तो खांसी, कफिंग वगैरह, स्नीजिंग शुरू हो जाएगी। हेडेक्स होंगे, या अगर ब्रेन में चला गया, मैस फंगेट कर जाता है, यानी फट जाता है, पेशेंट को पेन नहीं होता। नेक्रोटिक हो जाता है, फट जाता है, और ना उसमें से इवन बहुत स्मेल आती है कि कोई खड़ा नहीं हो सकता। और इनसे से ज्यादा जो है ना वो मैगट्स यानी कीड़े तक पड़ जाते हैं, मगर मरीज को नहीं दर्द फील हो। ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है। तो हमें जो है इसकी इनिशियल स्टेजेस पर ही डायग्नोसिस करवा कर फौरी तौर पर जो है बिल्कुल किसी ऐसे बिल्कुल डॉक्टर से जो बिल्कुल। आपके पास कंसर्न डॉक्टर हो, स्पेशली जो ब्रेस्ट हाँ कैंसर के हवाले से एक जिनका वो एक्सपीरियंस हो, उन डॉक्टर से हमें कांटेक्ट करके फौरी तौर पर इसकी फिर ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। अच्छा बेशक। मैम, एक बिल्कुल एक और सवाल हमारे पास आया है कि सम कैंसर पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनमें जो है वो डेवलप इन्फेक्शंस ड्यू टू लो लो इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ जी। एक्सेसिव कीमोथेरेपी। तो उनके लिए हम आप लोग क्या जो है सजेस्ट कर रहे होते हैं या देखिए उन्हें मैं ये रिकमेंड कर रहे कहूंगी होते कि हैं। आप कीमोथेरेपी स्टॉप नहीं करें, उनको मल्टीविटामिन या मतलब गुड न्यूट्रिशियस डाइट दें, ताकि वो उसके साथ कोप कर सकें। और जो भी इन्फेक्शन है उसका रिगार्डिंग दैट इन्फेक्शन आप ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से या टॉपिकल या जैसा भी है वो करें। लेकिन ये नहीं कि अभी जब हेल्थ बेहतर होगी, जब वो सेहत पकड़ लेंगे, देन वी विल गो फॉर द कीमोथेरेपी। ये गलत है।
क्योंकि आप न्यूट्रिशनली आप बिल्ड करके उसको पेशेंट को, और जाहिर है अगर किसी डॉक्टर को लगता है कि ये बिल्कुल नहीं कोप कर सकता तो वो बिल्कुल आपको नहीं एडवाइस करेगा, वो थोड़े दिन ठहरेगा। लेकिन यहाँ पे लोग करते हैं, नहीं नहीं अभी ऑपरेशन हुआ है, पेशेंट के अंदर ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, वो हिल नहीं सकता, वो जा नहीं सकता। मेरे पास कई एग्जांपल ऐसी हैं कि उन्होंने 2-3 महीने लेट किया कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं, और फिर वो चीज जो है वो स्प्रेड करती गई, वो रुकी नहीं। ये नहीं समझें कि ये रुक जाएगा या हमारी सेहत बेहतर होगी तब हम करेंगे, ये गलत है, ये टोटली गलत है। और कीमोथेरेपी का नाम सुनते ही जैसे ही लोग जो भाग जाते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। ये भी आईवी से जैसे कि एंटीबायोटिक दी जाती है इसी तरह से दी जाती है। ठीक है कि इससे थोड़े बहुत नोजिया वॉमिटिंग ये सब होते हैं, मगर उनको कंट्रोल किया जा सकता है। आप इन बिटवीन डेज जो है कीमोथेरेपी के 2-3 दिन के बाद के दिन की हैं, आप उस पर पेशेंट की डाइट को बहुत अच्छा रखें ताकि वो फाइट कर सके। आप मल्टीविटामिन दें, आप जूसेस दें, मतलब इस तरह से आप उसको बिल्डअप करें। अच्छा डॉक्टर फरिया उस्मानी, एक चीज मैम ये भी बताइए कि हमारी जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल होता है वो कितना किस हद तक हमें जो है इससे, अगर जैसे कोई कोई फीमेल है या मेल है, उसको उसके पास ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है वो, लेकिन अगर ऐसे कौन कौन से फैक्टर, जब आपने बताया कि इन सब चीजों का इस्तेमाल एक अनहेल्दी, लेकिन अगर वो अपनी अपनी लाइफ में एक हेल्दी फैक्टर लेकर आया है, उसकी लाइफ स्टाइल हेल्दी है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं कि जो वो आगे जाकर अपने इसको जो है कंट्रोल कर सकता है, या हेल्दी लाइफ स्टाइल किस हद तक इस पर जो है असरअंदाज होती है? हेल्दी लाइफ स्टाइल इस पे बहुत वो होता है। अव्वल तो ये कि ये मर्ज को रोकने में बहुत वो होता है कि अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड गुड प्रोटीन ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं तो और एक्टिव लाइफ है आपकी, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ वो रहती है, सर्कुलेशन अच्छा होता है, हेल्थ अच्छी रहती है। सेकेंडली ये कि अल्लाह ना करे कि अगर किसको को फिर भी हो जाता है तो उसको जो है डिजीज से फाइट करने में बहुत आसानी होती है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, एक चीज हमारे पास ये भी अक्सर सुनने में होता है कि डिफरेंट इकसाम के कॉस्मेटिक्स जो स्पेशली फीमेल्स इस्तेमाल कर रही होती हैं, बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल या बहुत ज्यादा परफ्यूम्स का इस्तेमाल, या अगर हम लो लो क्वालिटी के परफ्यूम्स या कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उससे भी जो है इस तरीके के किसी जो है या कैंसर को उससे ये डेवलप सब होने कुछ के नहीं, मौके मिलते हैं? नहीं उससे ये नहीं होता। उससे ना स्किन कैंसर होने का डर होता है, लेकिन उससे ये नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि वैसे भी इंसान को अगर कोई चीज यूज करनी चाहिए तो ऐसी करनी चाहिए जो उसकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, हम्म। और कोई वो फैक्टर वो ना करे। बेशक कम यूज करें लेकिन अच्छा यूज करें। बिल्कुल। अभी हमारे पास और कुछ क्वेश्चंस हैं। एक है, उन्होंने हमसे पूछा है कि अच्छा, इसमें आपने सिर्फ बस जैसे बताया कि अगर जैसे मैम अगर हम किसी को अगर वो ब्रेस्ट में अगर उनके जो है कैंसर हो जाता है, तो उसको जो ठीक। है हम जो है दोनों उनके जो है ब्रेस्ट कैंसर्स को जो है हम रिमूव करते हैं, या हम उसको देख करके किसमें आपके पास कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हैं, या क्योंकि देखिए मैंने नहीं इसमें नहीं, ये आपका भी देखा है कि दोनों का ऐसे इलाज होगा जैसे सिंगल ब्रेस्ट का होता है, क्योंकि दोनों और में अगर है खुद ना ऐसे। जी, और अगर खुदा ना खास्ता वो ब्रेस्ट से आपके आगे निकल कर आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में से भी अगर उसने किसी को इन आपकी हड्डियों को चीजों को इन्वॉल्व कर लिया है, तो फिर उसके बाद उसमें हम क्या चीजें कर रहे होते हैं? उसमें हम कीमोथेरेपी देते हैं पहले, Chemotherapy। और उसको डाउन स्टेज करते हैं, यानी कि हम उसको लाते हैं कि वो उससे कम होके रिग्रेस हो जाए। जो सिस्टेमिक उसके लिए होता है स्प्रेड के लिए, वो कीमोथेरेपी होती है। और हार्मोनल थेरेपी देते हैं कि हार्मोन्स को हम ब्लॉक करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरिया उस्मानी साहबा कि आज आपने हमें इतना अपना कीमती टाइम दिया, और ये कि हमारे ब्रेस्ट कैंसर्स के हवाले से जो हमारे जहन में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो आज हमारे हाशमानी ग्लोबल हॉस्पिटल्स के फेसबुक पेज से जो लोग हमें लाइव सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनके जहनों में भी ऐसे बहुत सारे सवालात थे जिनके आज उनको जो है जवाबात मिले होंगे, आई होप सो। अच्छा मैम, अगर आप हमारे जो अभी जो व्यूअर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं, अगर आप उनसे कोई चीज़ अपनी शेयर करना चाहें, उनको कुछ ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ऐसी कोई बात एक बतानी चाहें जो वो आगे जाकर भी जो है लोगों को बताएं और अपने हमारी उसमें क्या कहते हैं सोसाइटी में जो है एक अवेयरनेस क्रिएट करें।
देखिए मैंने ड्यूरिंग इंटरव्यू भी ये बात कही है, लेकिन हर गार्ड को कैंसर नहीं समझना चाहिए। बहुत डिप्रेस होके रोते पीटते नहीं कि मैं तो मरने वाली हो गई हूँ क्योंकि मुझे लंप हो गया है। गार्ड फाइब्रोएडिनोमा भी हो सकती है, बिनाइन भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो कैंसर हो। लेकिन हर गार्ड के लिए डॉक्टर को अप्रोच जरूर करना चाहिए, दिखाना जरूर चाहिए, ताकि उसका टाइमली डायग्नोसिस हो सके। उसको खामोशी से सिर्फ रोने से या घर पर रहने से ना कोई भी चीज सही नहीं होती। लेट्स से डॉक्टर कोई भी ट्रीटमेंट एडवाइस करता है, सर्जरी एडवाइस करता है, कीमोथेरेपी करता है या वॉट एवर रेडियोथेरेपी करता है, तो उसको रिलीजियसली फॉलो जरूर करना चाहिए। डॉक्टर्स आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। और लाइफ की कदर कीजिए। ये ऐसा सोचें कि अल्लाह ना करे कि किसी का एक्सीडेंट में कोई हाथ या पाँव ज़ाया हो गया, पर तब भी तो वो जिंदा रहते हैं। तो अगर ब्रेस्ट नहीं है तो भी यू आर अ कंप्लीट वुमन, यू लिव हैप्पीली, और आप बेनिफिशियल हैं अपनी फैमिली के लिए। दूसरी बात यह कि कीमोथेरेपी के बाद या आफ्टर सर्जरी होता है कि हाथ सूज जाता है, लिम्फ एडिमा हो जाता है। उसके लिए जो डॉक्टर एक्सरसाइजेज बताते हैं उनको कंटिन्यू रखा करें लाइफ लॉन्ग, और हेल्दी डाइट रहें और हमेशा खुश रहें। बिल्कुल, ये चीज आपने बहुत एक आपके जो है तमाम हमने अभी जो हमारा आज का सेशन था बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और क्या कहना चाहिए कि लोगों के एक अवेयरनेस की तमाम चीजें थी। लेकिन ये जो आपने लास्ट में कहा कि हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो आपकी हर किस्म की बीमारियों का एक बहुत मुफीद इलाज है। अगर आपको खुदा ना खास्ता ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत हो, इवन किसी भी किस्म की आपको जो है बीमारी हो, जब अगर आपके उसमें पॉजिटिव थिंकिंग है तो आप उस बीमारी से जो है बहुत जल्दी से सेहतियाब हो जाते हैं। तो आज का बिल्कुल। हमारा सेशन ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से था, जिसमें आज हमने आपके जो है बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। और ये कि हाशमानिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से भी आप सब लोगों को यही मैसेज है कि हेल्दी रहें और अपना अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का। और किसी भी बीमारी को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की तरफ लेके ना जाए। अगर बिल्कुल। आपको कोई भी चीज फील हो रही है, चाहे आपको किसी भी किस्म की जो है बीमारी हो, वो चाहे आपको मौसमी नज़ला खांसी बुखार हो, चाहे आपको खुदा न खास्ता इस तरीके की कोई बीमारी हो, हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें, ताकि अगर खुदा न खास्ता अगर कोई और इस तरह की जो है कॉम्प्लिकेशंस है कुछ है, तो वो आगे जाकर फर्दर किसी और बीमारी में जो है कन्वर्ट ना हो जाए। जो लोग ये आपने हमने बहुत हमारे इम्पोर्टेंट बात कही है, क्योंकि लोग जो हैं वो घर में मौजूद रिश्तेदारों से, नेबर से, मासी से सबको वैल्यू देते हैं एज कम्पेयर टू डॉक्टर। एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं, ये कहावत है। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है मैम। आजकल हमारे जो है ना सोसाइटी में सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज्यादा बिल्कुल। रुझान हो गया है कि हम हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारी का इलाज अपनी जो है एंटीबायोटिक्स की बास्केट में ढूंढ रहे होते हैं कि उसमें से एग्जैक्टली। हम वो एंटीबायोटिक निकाल कर अपने लिए जो है यूज कर लें। तो प्लीज इस चीज से अवॉइड करें और अपनी हर हर मसले को, अपने हर मेडिकल इशू को अपने डॉक्टर से इजीली जो है डिस्कस करें, और किसी भी मैटर में जो है अपने डॉक्टर से जो है किसी भी बात को छुपाए ना, ताकि फिर आपका प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से इलाज हो सके। तो बिल्कुल। जो लोग हमें हमारे हर्ष मानिस ग्रुप हॉस्पिटल के फेसबुक पेज से लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट जो है वेबिनार में इसी तरह के साथ एक और टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत थैंक यू सो मच। दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।